हम लोग सीपीसी कर रहे हैं, पूरा प्रोसीजर हम समझने वाले हैं कि कैसे पूरा प्रोसीजर काम करता है। ठीक है, थ्रू ऑर्डर। ऑर्डर 1 बोलता है पार्टीज टू द सूट, मतलब सूट में कौन कौन पार्टी होंगे, कौन कौन होगा, प्लेंटिफ होगा और डिफेंडेंट होगा। तो ये ऑर्डर 1 बात करता है। ऑर्डर 2 बात करता है फ्रेमिंग ऑफ द सूट। ठीक है, जब आपका कोई विवाद है, ठीक है, कोई डिस्प्यूट है। एग्जाम्पल फॉर, मैंने किसी को रेंट पे अपना घर दिया, अब वो बंदा न रेंट दे रहा है न घर खाली कर रहा है, तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, मैं कोर्ट को अप्रोच करूंगा। ठीक है, तो कोर्ट को अप्रोच करूंगा क्योंकि मेरे साथ धोखा हुआ है, सामने वाले ने भाड़े पे लिया और मेरा घर नहीं दे रहा है, तो मैं यहाँ पे कौन हो गया, प्लेंटिफ हो गया। ठीक है, अब मैं सूट इंस्टीट्यूट करूंगा, तो मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं विद्वान आदमी हूं और मैं कोर्ट में जाके अपनी बात रख दूंगा, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी लीगल एक्सपर्ट को हायर करना पड़ेगा जो मेरी बात कोर्ट तक लेके जाए। ठीक है, तो मेरी बात कोर्ट तक कौन लेके जाएगा, वकील लेके जाएगा। तो हम यहाँ पे ऑर्डर 3 में किसको अपॉइंट करेंगे, प्लीडर को। सिविल डिस्प्यूट में जब मामले जाते हैं तो उसको एडवोकेट को प्लीडर कहा जाता है। ठीक है, क्रिमिनल मैटर में एडवोकेट, सिविल मैटर में प्लीडर। ठीक है, अगर यही प्लीडर गवर्नमेंट का है, ठीक है, जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है ना सरकार का, ठीक है, तो सरकार का क्रिमिनल मैटर में अगर कोई वकील है सरकारी, तो उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाएगा। और किसी मैटर में सरकार का जो वकील है, अगर वो सिविल मैटर देखता है तो वो गवर्नमेंट प्लीडर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर आपसे 2 मार्क्स के लिए पूछे कि सिविल प्रोसीजर कोड में गवर्नमेंट के वकील को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, गवर्नमेंट प्लीडर। ठीक है, और यही अगर क्रिमिनल में पूछे तो क्रिमिनल में सरकारी वकील को पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ देख लिया ऑर्डर 1, पार्टीज टू द सूट कौन होगा, प्लेंटिफ होगा और डिफेंडेंट होगा। इसके बाद दूसरा ऑर्डर बोलता है फ्रेमिंग ऑफ द सूट, आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी विवाद है, उसको एक तरीके से ढांचे में लाओगे ना, पेपर पे लिखोगे, डॉक्यूमेंट पे लिखोगे, बराबर, कुछ तो बनाओगे ना, तो उसको बनाने के लिए किसको हायर करोगे, ऑर्डर 3 में प्लीडर को हायर करोगे। प्लीडर को हायर कर लिए तो वो प्लीडर क्या करेगा, आपके सूट को अच्छे से बनाएगा दस्तावेज में। ठीक है, और उसको लेके जाएगा कहाँ पे, कोर्ट में। तो ऑर्डर 4 बोलता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, मतलब आपका सूट जो वकील ने बना के दे दिया, ठीक है, तो वो वकील क्या करेगा, उसको उस सूट को कोर्ट में जमा कर देगा। ठीक है, तो उसको बोला जाता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। आपका सूट इंस्टीट्यूट हो गया, मतलब कोर्ट में तारीख पे लग गया, ऐसा। ठीक है, तो जैसे ही कोर्ट में इंस्टीट्यूट होगा, आपका सूट फाइल होगा, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट सामने वाले को बुलाएगा। तो ऑर्डर 5 में यही बोल रहा है, इशू एंड सर्विस ऑफ समन टू डिफेंडेंट। डिफेंडेंट को क्या करेगा, कोर्ट समन करेगा, बुलाएगा कि भाई आप अपनी बात रखने के लिए आइए। ठीक है, ऑर्डर 6 बहुत बात करता है प्लीडिंग के बारे में। कोई भी प्लेंटिफ जो अपनी बात रखने के लिए दस्तावेज कोर्ट में जमा करता है, केस फाइल करता है, उसको बोला जाता है प्लेंट। ठीक है, और यही प्लेंट का जब सामने वाला जो डिफेंडेंट पार्टी होता है अपनी बात रखता है अपने लहजे में, तो उसको बोला जाता है रिटन स्टेटमेंट। ठीक है, प्लेंटिफ कोर्ट में क्या देता है, अपना प्लेंट, अपना वाद, ठीक है, कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। अब सामने वाला भी तो रिप्लाई देगा ना उसका कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, तो वो जो रिप्लाई देता है तो उसको बोला जाता है रिटन स्टेटमेंट। तो जब कोर्ट में प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट साथ में दिया जाता है तो उसको बोला जाता है प्लीडिंग। ठीक है, अगर आपसे 2 मार्क्स में पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय प्लीडिंग, ठीक है, तो आपको बोलना है प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट जो भी केस में दिए जाते हैं उसको प्लीडिंग कहा जाता है। ठीक है, प्लीड करना, अपनी बात रखना। तो प्लेंट के जरिए प्लेंटिफ अपनी बात रख रहा है, रिटन स्टेटमेंट के जरिए डिफेंडेंट अपनी बात रख रहा है, तो दोनों अपनी बात रखेगा तो क्या कहलाएगा, प्लीडिंग कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद ऑर्डर 7 बोलता है प्लेंट के बारे में। तो अब प्लेंट यहाँ पे प्लेंटिफ देगा कोर्ट में, बराबर, थ्रू वकील। तो प्लेंट में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें का जो ब्यौरा है, डेटा है, वो ऑर्डर 7 में डिटेल में दिया गया है। ठीक है, ऑर्डर 8 बात करता है रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। रिटर्न स्टेटमेंट कौन देता है,
डिफेंडेंट देता है। तो रिटर्न स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, सारा डिटेल हमें कहाँ पे मिलेगा, ऑर्डर 8 में। ठीक है। ऑर्डर 9 बोलता है अपीयरेंस ऑफ द पार्टी एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस। ठीक है, जब कोर्ट ने सामने वाले को समन भेजा, ठीक है, अब सामने वाला आएगा, सामने वाला नहीं आएगा तो क्या होगा, मैंने सूट फाइल किया, ठीक है, और सूट फाइल के अगले डेट पे मैं नहीं आया, ठीक है, फिर उसके अगले डेट पे भी मैं नहीं आया तो क्या होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, आपको बोल रहा है कि ऑर्डर 9 की अपीयरेंस ऑफ द पार्टी एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस। ठीक है, जब कोई पार्टी मान के चलिए प्लेंटिफ है, ठीक है, डिफेंडेंट है, उसको कोर्ट ने समन भेजा कि भाई आ जाओ, आपके खिलाफ यहाँ पे सूट फाइल हुआ है, तो अब वो बंदा नहीं आएगा तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट एक्स पार्टे दे देगा। क्यों, क्योंकि आपको कोर्ट ने बुलाया था बात रखने के लिए, अब आप नहीं आ रहे तो कोर्ट तो जबरदस्ती करेगा नहीं आपको। ठीक है, अगर क्रिमिनल मैटर होता तब तो कोर्ट आपको नॉन अवेलेबल वारंट इशू करके उठवा लेता, समझ रहे हो, लेकिन ये मैटर है सिविल, सिविल में कोर्ट आपको अरेस्ट करेगा नहीं, तो अरेस्ट नहीं करेगा तो क्या करेगा, वो करेगा एक्स पार्टे ऑर्डर। वो बोलेगा कि भाई तू नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि तू गलत है, ठीक है, और यहाँ पे सुजीत आ रहा है तो इसका मतलब है कि सुजीत सही है और उसका तुमने रूम कब्जा कर लिया है। ठीक है, तो ऐसे में कोर्ट एक्स पार्टे दे देगा, एक्स पार्टे में बोलेगा कि भाई वो रूम सुजीत का है, उसको बोलो सामने वाले को खाली करने, नहीं खाली करेगा तो पुलिस को भेज के खाली करवा दिया जाएगा। समझ रहे हो, तो ये है। तो अगर डिफेंडेंट नहीं आता है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, एक्स पार्टे हो जाएगा, ये हमेशा याद रखना। अगर मान के चलिए प्लेंटिफ खुद नहीं आ रहा है तो डिफेंडेंट तो हर तारीख पे आ रहा है, प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया उसके बाद आ ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, तब हो जाएगा सूट डिसमिस। ऑर्डर 9 में अपीयरेंस ऑफ द पार्टी और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस। ठीक है, अगर अपीयर होता है तो मामला फिर जैसे एकदम स्मूथली चलता है वैसे चलेगा। ठीक है, अब चलेगा तो क्या होगा, चलेगा तो ये होगा कि पार्टी को एग्जामिन करेगा कोर्ट, दोनों पार्टी को, ठीक है, कि भाई आप अपनी बात बताइए, वो उसकी बात बताएंगे, ठीक है, दोनों अपनी अपनी बात बताएंगे। अगर कोर्ट को लगता है कि कोई भी ऐसा मटेरियल एविडेंस है जो कोर्ट को संज्ञान में लेना है, ठीक है, तो उनको बोलेंगे कि भाई आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जैसे मान के चलिए मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है और उसका पेपर है मान के चलिए किसी थर्ड पार्टी के पास, तो मैं कोर्ट से बोलूंगा ना कि सर मेरे पास वो पेपर नहीं है, किसी थर्ड पार्टी के पास है, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट डिस्कवर करवाएगा तीसरे पार्टी से, ठीक है, तीसरे पार्टी को बुलाएगा, बोलेगा भाई आपके पास प्रॉपर्टी का पेपर है तो आप मुझे दे दीजिए, ठीक है, तो कोर्ट ले लेगा। ये डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, अगर किसी थर्ड पार्टी के पास मटेरियल है तो उनसे मंगाएगा और उसका इंस्पेक्शन कराएगा कोर्ट। इसके बाद अगर उसमें से कुछ एडमिट करना है तो कोर्ट एडमिट करेगा, उसके बारे में ऑर्डर 12 में है। ठीक है, एडमिशन के बारे में, एडमिशन का मतलब होता है कोई भी ऐसा मटेरियल फैक्ट या एविडेंस जिसको कोर्ट ने संज्ञान में लिया हो, एडमिट किया हो, ठीक है, तो उसको बोला जाता है एडमिशन। इसके बाद है ऑर्डर 13 प्रोडक्शन एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर कोर्ट को लगता है कि कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए कोर्ट को, ठीक है, तो उसको बोलेगा सामने वाले पार्टी को, दोनों को, कि भाई हमारे पास डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें। प्रोड्यूस करने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि इस पर्टिकुलर एविडेंस की जरूरत नहीं है तो कोर्ट उसको रिटर्न भी कर सकता है। ठीक है, ये हो गया एविडेंस के संदर्भ में। इसके बाद ऑर्डर 14 बोलता है फ्रेमिंग ऑफ इशूज। कोर्ट ने अभी तक जो भी मटेरियल एविडेंस थे उसको मंगा लिया है, ठीक है, अब उसके आधार पर कोर्ट देखेगा ना कि कौन सही है कौन गलत है, समझ रहे हो। तो जब कोर्ट इस बात को देखेगा कि भाई किसके पक्ष में ये मामला जा रहा है, कौन सही है कौन गलत है, तो इसको बोला जाता है ऑर्डर 14 में फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। ठीक है, कोर्ट इश्यू फ्रेम करेगा कि भाई किसके पक्ष में और किसके पास कितना एविडेंस है। इसके बाद होगा अगर कोर्ट को लगेगा कि प्राइमा फेसी ये मामला जो है एक तरफा जा रहा है, ठीक है, जैसे मान के चलिए मेरा और सामने वाला का प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, मैंने भाड़े पे दिया था, ठीक है, और सामने वाला भाड़े पे रह रहा था, मेरा न पैसा दे रहा था न खाली कर रहा था। अब जमीन का पूरा पेपर मेरे पास है, इलेक्ट्रिक बिल मेरे पास है, पानी का बिल मेरे पास है, ठीक है, अब सामने वाला झूठे ही केस कर रहा है, केस चला रहा है मामला कोर्ट में, ठीक है, तो अभी एविडेंस देने की बारी आई तो वो कहां से लेके आएगा, समझ रहे हो। तो अगर वो नहीं लेके आ पाएगा कोर्ट में, या कोर्ट में वो जेरॉक्स कॉपी लेके आएगा तो कोर्ट को क्या लगेगा,
कि भाई सुजीत ने तो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल दिए हैं, इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी सुजीत का है। सामने वाला पूरा कॉपी लेके आया है, जेरॉक्स कॉपी, इसका मतलब है कि उसके पास ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल नहीं है तो इसका मतलब है कि वो ऑनर नहीं है। ऑनर नहीं है तो केस वहीं पे खत्म करके सुजीत को प्रॉपर्टी दे दो। समझ रहे हो? तो ऑर्डर 15 बोलता है डिस्पोजल ऑफ द सूट एट फर्स्ट हियरिंग। ठीक है, अगर कोर्ट को लगता है कि मटेरियल एविडेंस के आधार पर यह मामला एक तरफा हो गया है, मतलब एक पार्टी पूरा का पूरा झूठ बोल रहा है, ये समझ में आ रहा है कोर्ट को, तो कोर्ट वो मैटर आगे नहीं बढ़ाता फिर। ठीक है, उसी दिन सुनवाई करके ऑर्डर पास करके मामला खत्म कर देगा। तो यही ऑर्डर 15 बोलता है, डिस्पोजल ऑफ द सूट एट फर्स्ट हियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर मान के चलिए कोर्ट को लगता है कि नहीं भाई दोनों के पास मटेरियल एविडेंस है, ठीक है, ऐसा लगता है कि दोनों एकदम टक्कर में है, कोई एक मतलब कोई ज्यादा हाई पे कोई ज्यादा लो पे नहीं है, दोनों बराबर लेवल पर है। ठीक है, तो क्या करेगा कोर्ट, चलो मैटर आगे बढ़ाओ, मतलब चलने दो। तो चलने देगा तो क्या होगा, चलने देगा तो बोलेगा भाई अभी तक तो एविडेंस आपने दे दिया, अब विटनेस को बुलाइए। तो ऑर्डर 16 बोलता है समन एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस। ठीक है, जो भी विटनेस रहेगा, मान के चलिए कोई विटनेस, अब कोई विटनेस हमेशा तो घर पे रहता नहीं है। ठीक है, अगर कोई बाहर चला गया तो क्या करोगे, तो कोर्ट को बोलोगे सर एक शॉर्ट डेट दे दीजिए, हम उस विटनेस को गांव से मंगवा लेंगे, बुलवा लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए शॉर्ट डेट के तौर पर, अर्जनमेंट। तो ऑर्डर 17 बात करता है अर्जनमेंट के लिए। ठीक है, कि अगर आपका कोई विटनेस वगैरह यहाँ पे नहीं है तो आप उसको बुलाने के लिए, रिकॉल करने के लिए आप अर्जनमेंट ले सकते हो। एडजर्नमेंट जरूरी नहीं है कि विटनेस के लिए ही लिया जाए, अगर एडवोकेट बीमार है तो भी ले सकते हैं, अगर क्लाइंट बीमार है या बाहर गया है तो भी ले सकते हैं। कोई भी ऐसा रीजन दो जिससे आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर पाओ कि आज मैटर क्यों नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो वो शॉर्ट डेट दे देंगे आपको, तो उसको बोला जाता है अर्जनमेंट, स्थगन करना। ठीक है, इसके बाद अगर स्थगन कर दिया, ठीक है, इसके बाद कोर्ट चालू होगा तो क्या होगा, कोर्ट चालू होगा तो विटनेस का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, जिसके कारण हमने अर्जनमेंट लिया था। ठीक है, अर्जनमेंट के बाद कोर्ट बुलाएगा ना विटनेस को कि भाई अब अर्जनमेंट तो हो गया, अब बुला लो विटनेस को। तो विटनेस आएगा और उसका स्टेटमेंट लिया जाएगा, एग्जामिनेशन किया जाएगा। इसके बारे में ऑर्डर 18 बात करता है। ठीक है, ऑर्डर 19 बात करता है एफिडेविट के बारे में। अभी तक कोर्ट के पास सब कुछ आ गया था, एविडेंस आ गया था, विटनेस का स्टेटमेंट आ गया था। ठीक है, अब कोर्ट लेगा एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र। ऐसी कोई बातें जो आपने कोर्ट में अभी तक दी हैं, ठीक है, वो आपके हिसाब से सही है, उसमें कोई भी किसी भी तरीके का आपने कोई छल कपट या गलत बातें उसमें नहीं बताई हैं। ठीक है, इसके लिए आपसे कोर्ट एफिडेविट लेता है। आपसे 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है डिफाइंड एफिडेविट। ठीक है, तो एफिडेविट एक स्वर्ण पत्र होता है जो ये बोलता है कि आपने कोर्ट के प्रोसीडिंग में जो भी एविडेंस या विटनेसेस दिए हैं या आपने जो भी बातें कही हैं वो आपके हिसाब से सही है। अगर कहीं पे गलत पाया जाता है तो उसके लिए आप दोषी माने जाओगे। ये होता है एफिडेविट। तो आपने कोर्ट में एफिडेविट भी लगा दिए। ठीक है, और एफिडेविट के बारे में ऑर्डर 19 बात करता है। तो मान के चलिए यहाँ पे आपने एविडेंस दे दिए, विटनेस के स्टेटमेंट दे दिए, ठीक है, फिर आपने जो है एफिडेविट दे दिया, तो अब कोर्ट के पास सब कुछ आ गया है। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट देगा जजमेंट और डिक्री। इसको ऑर्डर 20 में बताया गया है। ठीक है, जब ऑर्डर 20 में जजमेंट और डिक्री देता है तो डिक्री को एग्जीक्यूट कराना पड़ता है। एग्जीक्यूट का मतलब तामील कराना। कोर्ट ने आपको ऑर्डर तो दे दिया, ठीक है, कि भाई ये प्रॉपर्टी सुजीत का है, तो जरूरी नहीं है ना कि सामने वाला तुरंत खाली कर दे। अगर खाली कर देता है तब तो अपने आप एग्जीक्यूट करा सकते हो। ठीक है, अगर वो खाली नहीं करता है तो कोर्ट से आप एग्जीक्यूशन का ऑर्डर जो है ले सकते हो और उसके हिसाब से फिर उसको खाली करना पड़ेगा या पुलिस आएगा उसको खाली करा के आपको दे दिया जाए। ठीक है, तो ये होता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर। यहां तक सभी को समझ में आया? यही है पूरा प्रोसीजर। ठीक है, सीपीसी का। अब इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। इंटरप्लीडर क्या होता है, ज्वाइंडर क्या होता है, मिस ज्वाइंडर क्या होता है, ठीक है, नॉन ज्वाइंडर क्या होता है, ये सारी चीजें, ये सब कुछ आएगा। ठीक है, जब हम लोग सवाल जवाब करेंगे ना तो ये सारा मैंने कवर किया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सीपीसी का पूरा प्रोसीजर है बस यही है, ये समझाना चाह रहा था। ठीक है, तो समझ में आया सभी को प्रोसीजर? इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला है
defendant shall within 30 days from the date of service of summon on him present a written statement on his defense. ठीक है, प्लेंटी डिफेंडेंट को समन मिलता है कोर्ट से, ठीक है, कि आपके खिलाफ सूट फाइल हुआ है, आप अपनी बात कोर्ट में रखने के लिए आइए, ठीक है। जब वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने आएगा तो वो विद इन 30 डेज आएगा, ठीक है। जैसे समन कोर्ट ने दिया कि आइए, तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब 2 महीना 4 महीना सो गए, ऐसा नहीं है। कोर्ट ने समन दिया है तो आपको विद इन 30 डेज आना होगा। अगर आप 30 डेज के अंदर नहीं आते हैं तो कोर्ट ये मानेगा कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है और एक्स पार्टी दे देगा, ठीक है। कुछ ऐसे सूरत हैं जहां पे कोर्ट आपका 30 डेज जो है उसको 60 या 90 डेज कंसीडर कर सकता है, ठीक है। उसके बदले आपको कंडोनेशन ऑफ डिले का एप्लीकेशन लगाना होगा और कोर्ट में ये बताना होगा कि आप क्यों 30 डेज के भीतर आपने रिप्लाई फाइल नहीं किया। ऑर्डर 22 बात करता है डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टी, ठीक है। ये बोलता है कि भाई कोई पार्टी सूट फाइल किया, ठीक है, या सामने वाला डिफेंडेंट है। अब कोई भी पार्टी मान के चलिए मर गया, ठीक है, ड्यूरिंग सूट, तो क्या होगा उस सूट का, उसके बारे में प्रोविजन दिया हुआ है ऑर्डर 22 में। इसका एक लाइन में मैं आपको बताऊं तो एक लाइन में ये हो सकता है कि कोई भी पार्टी का अगर डेथ होता है या मैरिज हो जाता है, कोई लड़की थी, ठीक है, मैरिज हो गया तो वो चली गई ससुराल। अब ससुराल जरूरी तो नहीं है कि उसी जुरिस्डिक्शन में हो, दूसरे कोर्ट में भी हो सकता है जुरिस्डिक्शन उसका, ठीक है। और कोई पार्टी अगर मान के चलिए दिवालिया हो गया, गरीब हो गया, अब उसको मैटर चलाने के लिए भी पैसे नहीं है, उसको वकील के फीस देने के लिए भी पैसे नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो सकता है, तो ऐसे में कोर्ट जो है, कोर्ट को आपको बताना पड़ता है, एक एप्लीकेशन देना पड़ता है, ठीक है, कि भाई जो एप्लीकेंट था वो मर चुका है या इंसॉल्वेंट हो चुका है या आपका उसकी शादी हो गई है। तो अगर उसके जगह पे कोई उसका लीगल हियर हो जो मैटर को आगे बढ़ा सकता है तो आप उनको दे सकते हैं, नहीं तो कोर्ट जो है DID का ऑर्डर दे देगा, मतलब डिस्पोजल और डिसमिस का जो है ऑर्डर कोर्ट दे देता है, ठीक है। कि भाई अब इस मामले में कोई पार्टी ही नहीं है, कोई आ ही नहीं रहा है, तो कोर्ट क्या समझेगा कि भाई उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया। कोर्ट को ये थोड़ी लगेगा कि वो मर गया है। तो ये ड्यूटी किसका है बताने का कोर्ट को, उसके वकील को, कि सर जो मेरा क्लाइंट था वो मर चुका है, उसके लीगल हियर को हम लोग कोर्ट के ऑन रिकॉर्ड में लाना चाहते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर 22 में इसी के बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है, कि कोई भी बंदा अगर पार्टी था और वो डेथ हो गया उसकी, या मैरिज के कारण चला गया कहीं पे, या इंसॉल्वेंट हो गया, मैटर नहीं चला सकता, तो उसके जगह पे कुछ तो होना चाहिए ना। तो उसके बारे में पहले आपको कोर्ट को अपडेट देना पड़ेगा, फिर आपको उसके जगह पे अगर कोई उसका लीगल हियर है तो वो ऑन रिकॉर्ड आएगा, नहीं तो मैटर खत्म कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद है आपका ऑर्डर 23 बात करता है विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट। अगर मान के चलिए मैंने सूट फाइल किया था, हम दोनों का सेटलमेंट हो गया, ठीक है, अब हम चाहते हैं कि मैटर को वापस ले ले, तो आप विड्रॉ कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कोर्ट का उसमें क्या इंटरफियरेंस रहेगा, ये सारी बातें आपके ऑर्डर 23 में प्रावधान किए गए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मान के चलिए किसी बंदे ने 10 लाख के लिए सूट फाइल किया, ठीक है, अब आप बोल रहे हो, सामने वाला बोल रहा है कि सर इसने भी तो मेरा 5 लाख रुपए लिया था, ठीक है, तो मेरा वो 10 लाख में से 5 लाख कटवा के मैं 5 लाख दे देता हूं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें एडजस्टमेंट होगा, ठीक है, सेट ऑफ किया जाएगा कि भाई उसके मामले को इसमें संलग्न करके इसका कितना बनता है 5 लाख, उसको दे के केस खत्म करो, ठीक है। तो ऑर्डर 23 बात करता है विड्रॉल करने का, कि भाई केस को विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, और सूट को अगर एडजस्ट करना है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज के बेस पर, तो कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी ऑर्डर 23 में प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। ऑर्डर 24 बात करता है पेमेंट इनटू कोर्ट। जब कोई सूट फाइल होता है, ठीक है, और कोर्ट को लगता है कि डिफेंडेंट जो है भाग सकता है, ठीक है, या ऐसा लगता है कि डिफेंडेंट जो है मैटर के साथ कोई ऐसा मतलब कोई ऑर्डर पास करूंगा और उसके पास पैसा नहीं रहेगा तो क्या होगा फिर, ठीक है। तो कोर्ट उसके सियोरिटी के लिए, ठीक है, कुछ अमाउंट जो है कोर्ट में जमा करने के लिए बोल देता है, तो इसको बोलते हैं पेमेंट इनटू कोर्ट। ये कोर्ट का वो रहता है डिस्क्रिशनरी पावर कि
कि आपको बोल सकता है कि भाई आप इतना पैसा कोर्ट में जमा। तो ये पेमेंट कोर्ट के लिए जो है वो ऑर्डर 24 में प्रावधान किए गए हैं। ऑर्डर 25 में बात किया गया है सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट, ठीक है, अलाउज कोर्ट टू रिक्वायर प्लेंटिफ टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर लिटिगेशन कॉस्ट, ठीक है, लिटिगेशन के दरमियान कहीं कॉस्ट लगेगा, ठीक है, तो कोर्ट डिफेंडेंट से भी और प्लेंटिफ से भी कोर्ट जो है कॉस्ट जमा करवा लेता है कि भाई मैटर चलेगा, इसके बाद खत्म होने के बाद आपको आपका पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। जैसे क्रिमिनल मैटर में जब किसी को बेल मिलता है तो उसमें कुछ अमाउंट फिक्स किए जाते हैं, ठीक है, ताकि कोर्ट को बाद में आपको पकड़ने में या किसी भी तरीके का कोर्ट को कोई नुकसान ना हो, ठीक है, आप अगर नहीं पकड़ में आए तो आपका पैसा जमा रह जाएगा, या अगर कोई गारंटर है तो उसको हम पकड़ेंगे, ठीक है, लेकिन कुल मिला के कोर्ट अपना पेमेंट जो है वो वसूल लेती है, ऐसा। तो ऑर्डर 24 में डिफेंडेंट के लिए है, ऑर्डर 25 में प्लेंटिफ के लिए है। ऑर्डर 26 बोलता है कमीशन के बारे में, ठीक है, कमीशन का मतलब वो नहीं जो हम किसी को देते हैं कि भाई मेरा काम कर देना, तेरा कमीशन घर पे पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए कोर्ट जो है, कोर्ट के पास बहुत सारा काम रहता है, ठीक है, हर मामले में तो वो मैटर को एग्जामिन नहीं कर सकते ना। मान के चलिए कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, अब उस प्रॉपर्टी को देखना है जाके कि भाई वो प्रॉपर्टी पे कितना उसने कब्जा किया है, कितना उसने इलीगली मतलब अनऑथराइज्ड यूज किया है, ठीक है, तो इस तरीके का अगर कोई मसला है तो कोर्ट तो जाएगा नहीं, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट एक कमीशन अपॉइंट करेगा। अब कमीशन कौन होता है, एक एडवोकेट होता है जो कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, उस पर्टिकुलर मैटर में इन्वॉल्व करने पे कोर्ट नहीं जा सकता, ठीक है, तो वो होता है कोर्ट ये कमीशन, ठीक है, तो कोर्ट जो है कमीशन अपॉइंट करता है कि भाई इस मामले को आप इन्वेस्टिगेट करके हमें रिपोर्ट सौंपे, ये होता है कमीशन। ऑर्डर 27 में बात करता है सूट बाय और अगेंस्ट दी गवर्नमेंट, अगर सूट गवर्नमेंट के खिलाफ करना है या गवर्नमेंट को आपके खिलाफ करना है तो उसके लिए क्या प्रोविजन है, उसके बारे में ऑर्डर 27 में बात किया गया है, ठीक है। ऑर्डर 28 में बात किया गया है सूट बाय और अगेंस्ट मिलिट्री और नवल मैन, ठीक है, कोई मिलिट्री में है तो आप उसके ऊपर डायरेक्ट केस नहीं कर सकते, ठीक है, कोई भी सिविल डिस्प्यूट हो तो भी, ठीक है, अगर उनको मिलिट्री को अगर कोई केस आपके ऊपर करना है सिविल सूट तो उसके लिए क्या प्रोविजन है, तो ये ऑर्डर 28 में प्रावधान किए गए हैं। ऑर्डर 29 में सूट अगेंस्ट कॉरपोरेशन है, ठीक है, कॉरपोरेशन मतलब कोई कंपनी, अगर कोई कंपनी ने कुछ ऐसा किया है जिससे आपका प्रॉपर्टी जो है डैमेज हो गया या कुछ भी हो गया, ठीक है, या किसी कंपनी को सिविल सूट फाइल करना है तो ऑर्डर 29 में स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं कॉरपोरेशन के लिए, ठीक है, तो हमेशा याद रखना ऑर्डर 27, 28, 29, 30, 31, ठीक है, 32 और 33 और 34 नहीं 33 तक, ठीक है, 27 से 33 तक जो प्रोविजन है वो स्पेशल प्रोविजन है किसी पर्टिकुलर उसके लिए, ठीक है, पर्सनल के लिए, जैसे गवर्नमेंट के लिए, मिलिट्री के लिए, कंपनी के लिए, ठीक है। ऑर्डर 30 बात करता है आपका कोई फॉर्म है, ठीक है, या कोई बिजनेस ओनर है उसके खिलाफ। ऑर्डर 31 बात करता है ट्रस्टी के लिए, अगर किसी ट्रस्टी के ऊपर केस करना है आपको तो आप कर सकते हैं, अगर किसी ट्रस्टी को आपके ऊपर करना है तो भी कर सकता है। ऑर्डर 32 बात करता है किसी माइनर के ऊपर करना है सूट फाइल, या किसी अनसाउंड माइंड के ऊपर सूट फाइल करना है, या उनको आपके ऊपर करना है, उसके लिए भी इसके अंदर प्रावधान है, किसमें, ऑर्डर 32 में। ऑर्डर 32 ए में है सूट्स रिलेटिंग टू मैटर कंसर्निंग दी फैमिली, ठीक है, कोई मैरिज से रिलेटेड है, ठीक है, मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई सूट है, तो ऐसे प्रोविजन के लिए ऑर्डर 32 के सब सेक्शन ए में प्रावधान किए गए हैं कि भाई आप उसमें कोर्ट में जा सकते हैं। ऑर्डर 33 में बात किया गया है सूट बाय इंडिजेंट पर्सन। सूट बाय इंडिजेंट पर्सन का मतलब क्या होता है, इंडिजेंट पर्सन का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, बहुत गरीब है, वो कोर्ट में सूट फाइल भी नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति को इंडिजेंट पर्सन कहा जाता है या पॉपर भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे 2 मार्क्स के लिए पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय इंडिजेंट पर्सन, तो आपको बोलना है कि भाई ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोर्ट का फीस तक जमा करने का पैसा नहीं हो, ठीक है,
तो उसको हम इंडिजेंट पर्सन बोलेंगे। तो ऐसे बंदे का कोर्ट में केस के कौन फाइल करेगा? अगर उसके पास कोर्ट का फीस देने के लिए भी पैसा नहीं है तो कोर्ट केस कौन फाइल करेगा? तो ऐसे कोई बंदा जो गरीब है, जो खुद से सूट फाइल नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा इंडिजेंट पर्सन। और इंडिजेंट पर्सन जब कोर्ट में बोलेगा कि भाई मुझे सूट फाइल करना है, तो कोर्ट जो है गवर्नमेंट को, ठीक है, बोलेगा कि भाई इस बंदे का इंक्वायरी कराइए कि सही में ये इंडिजेंट है या नहीं है। अगर कोर्ट को रिपोर्ट मिलता है कि ये बंदा सही में इंडिजेंट है, इसके पास पैसा या प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, तो कोर्ट जो है उसको एडवोकेट, सरकारी एडवोकेट देगा और कोर्ट जो है उसको बोलेगा कि भाई आप इसका केस लड़िए, ठीक है। इंडिजेंट पर्सन का जो केस है वो सरकार लड़ेगा, फिर जीतने के बाद, ठीक है, जो भी कोर्ट फीस रहेगा वो उस इंडिजेंट पर्सन से ले लिया जाएगा और बाकी का जो भी उसके फेवर में जजमेंट आया रहेगा उसको दे दिया जाएगा, ठीक है। मान के चलिए कोई प्रॉपर्टी था जो इंडिजेंट पर्सन का था, लेकिन सूट फाइल करने का पैसा नहीं था। कोर्ट ने इंडिजेंट पर्सन है या नहीं है उसके लिए इंक्वायरी बिठाई और ये पाया गया कि इंडिजेंट पर्सन था, ठीक है। तो अब कोर्ट उसको एडवोकेट देगा, कोर्ट देगा मतलब सरकार देगा, तो सरकार देगा तो वो गवर्नमेंट लीडर देगा। गवर्नमेंट लीडर इसका बात कोर्ट में रखेगा, अगर वो जीत जाता है तो इसके प्रॉपर्टी से, ठीक है, अगर बेचना होगा इसको तो उसके प्रॉपर्टी से बेच के कोर्ट का फीस जो भी रहेगा वो ले लिया जाएगा, बाकी इंडिजेंट पर्सन को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर 33 में इंडिजेंट पर्सन के बारे में प्रावधान है। ऑर्डर 30 इंडिजेंट होगा सूट रिलेटिंग टू मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको मॉर्गेज पे चढ़ाया गया था, ठीक है, अब उसका कोई विवाद शुरू हो गया है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो प्रोविजन है आपका ऑर्डर 34 में दिया गया है। ऑर्डर 35 बात करता है इंटर प्लीडर का, ठीक है। इंटर प्लीडर बहुत बार पूछा गया है, इंटर प्लीडर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल से बताता हूं, मैं कहीं पे जा रहा था, ठीक है, और मेरे पास एक बैग मिला, बैग में 10 करोड़ रुपए थे, ठीक है। अब मैं जैसे ही मेरे को बैग मिला और मैं घर पे आया तो मेरे घर पे 3 बंदा आ गए, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ठीक है। अब मिस्टर ए बोल रहा है कि ये मेरा बैग है, मेरा 10 करोड़ है। मिस्टर बी बोल रहा है मेरा बैग है, मेरा 20 करोड़ है, ठीक है। मिस्टर सी बोल रहा है मेरा बैग है, मेरा 20 करोड़। अब मैं किसको दूं? ठीक है, तो मैं तो कंफ्यूज हूं, ठीक है। तो ऐसे मामले में जहां पे किसी प्रॉपर्टी को क्लेम करने वाला बहुत सारा हो, ठीक है, तो ऐसे में आप तो डिसाइड कर नहीं सकते, तो ऐसे में आप एक सूट फाइल करते हो कोर्ट में, उसको बोला जाता है इंटर प्लीडर सूट, ठीक है। इसमें कोर्ट ये डिसाइड करता है कि उस पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसका असली मालिकाना हक किसके पास है, ठीक है। तो ये होता है इंटर प्लीडर सूट। किस बहुत सारे लोगों में कोई एक बंदा ही तो होगा ना उसका ओरिजिनल मालिक, ठीक है। तो उसको डिसाइड करने के लिए कि भाई ओरिजिनल मालिक है कौन, इसको प्रूव करने के लिए हम कोर्ट में इंटर प्लीडर सूट लगाते हैं और कोर्ट फिर डिसाइड करता है कि इसका असली मालिक कौन है, ठीक है। तो ये होता है इंटर प्लीडर। नेक्स्ट है आपका ऑर्डर 36 में स्पेशल केस। स्पेशल केस के बारे में जो प्रोविजन है वो आपका ऑर्डर 36 में है। ऑर्डर 37 में बात किया गया है समरी प्रोसीजर का, ठीक है। कोई मैटर है जो प्रोमिसरी नोट के लिए है, जैसे मैंने किसी को पैसा दिया था 10,000 20,000, ठीक है, कागज बनवा लिया था कि भाई तू पैसा मेरे को इतने दिनों में दे देगा, अब वो नहीं दिया है तो उसका ऐसा मतलब तो है नहीं कि बहुत लंबा चला है ट्रायल, नहीं ना, बहुत छोटा मैटर है, पैसा लिया नहीं दे रहा है, कोर्ट बोलेगा भाई इसके पास रिसीविंग है, तुमने लिया था, इसको पैसा दो। तो ऐसा कोई मामला जिसका समरीली प्रोसीजर वो डिस्पोजल हो जाए, फटाफट खत्म कर ले 1-2 तारीख में ही, ऐसे स्पेशल केस के बारे में प्रोविजन है आपका ऑर्डर 37, ठीक है। इसके बाद है ऑर्डर 38 अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, ठीक है। कोई भी बंदा ऐसा है जो प्रॉपर्टी को ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी बेच के भाग जाएगा, ठीक है, डिस्प्यूट कोर्ट में चल रहा है। अब कोर्ट को पता चला कि ये बंदा जो है डिस्प्यूट में हार जाएगा, इसको पूरा पता है कि ये प्रॉपर्टी हारने वाला है, ठीक है, तो उससे पहले ही वो सोच रहा है कि बेच के निकल जाए, तो कोर्ट क्या करेगा, फिर प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगा, ठीक है। अगर कोर्ट को लगता है कि ये बंदा खुद भी भाग सकता है तो कोर्ट उसको भी अरेस्ट कर सकता है। तो अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट यही होता है कि कोर्ट को अगर लगता है कि भाई ये जो प्रोसीडिंग चल रहा है
उसमें उस बंदे की हाजिरी भी जरूरी है और उसका प्रॉपर्टी भी जरूरी है। अगर दोनों उसके जुरिस्डिक्शन से निकल गया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो कोर्ट अरेस्ट और अटैचमेंट बिफोर जजमेंट का जो है ऑर्डर पास कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑर्डर 39। इसमें बात किया गया है टेम्पररी इंजंक्शन के बारे में। कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, अगर किसी पार्टी को लगता है कि भाई यहाँ पे रोक लगाया जाना चाहिए, जरूरी है, तो कोर्ट टेम्पररी रोक लगा सकता है, जिसको टेम्पररीली इंजंक्शन बोला जाता है। ठीक है, इसी को इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर भी कहा जाता है। इंटरिम रिलीफ में ये दोनों चीजें आती हैं। ठीक है, इसके बाद है ऑर्डर 40। इसमें बात बताया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर के बारे में। ठीक है, रिसीवर का मतलब क्या होता है आपको बताऊं। जैसे मान के चलिए मेरा एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो डिस्प्यूट में है, ठीक है, किसके साथ, मेरे भाड़ोतरी के साथ। ठीक है, अब मुझे लगता है कोर्ट में कि सर अगर ये बंदा रहा तो ये प्रॉपर्टी बेच के तो भाग जाएगा, तो कोर्ट क्या कर लेगा, उसको अटैच कर लेगा। अब अटैच कर लेगा तो मेरे घर में 2-4 बकरे हैं, मेरे घर में एक मेरा कुत्ता है, मेरे घर में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है, मैंने अपने घर के बाहर खेती कर रखी है। ठीक है, तो अगर कोर्ट अटैच कर लेगा तो वो मेरा सामान तो खराब हो जाएगा। मेरा जो कुत्ता है उसको खाना कौन खिलाएगा, मेरा जो बकरी है उसका सेवा कौन करेगा। तो उसके लिए कोर्ट अपॉइंट करता है एक बंदे को, ठीक है, जिसको बोला जाता है रिसीवर। ठीक है, तो ये जो बंदा होता है रिसीवर, उसको बोला जाता है कोर्ट रिसीवर। इसका ड्यूटी होता है कि जब तक वो मामला सॉल्व ना हो जाए, जब तक वो लिटिगेशन खत्म ना हो जाए, तब तक उस प्रॉपर्टी का देखरेख मैनेजमेंट कौन करेगा, वो रिसीवर करेगा। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर के बारे में ऑर्डर 14 में प्रावधान किए गए। ऑर्डर 41 बात करता है आपका अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। ठीक है, कोई कोर्ट है, ठीक है, उसका जो है मैटर था, ठीक है, उसने बता दिया, डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे बोल रहा है अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। ओरिजिनल डिक्री का मतलब क्या, पहला कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है, डिक्री पास किया है, अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, तब अपील में अगर आपको जाना है तो ऑर्डर 14(1) में प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब मान के चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं 41, 42 को। 41 में बताया गया है आपका अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री। ठीक है, मान के चलते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मेरा घर है आपका मलाड में, ठीक है, मलाड में मेरा घर है। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं, और मेरा भाड़ोतरी जो है मेरा घर खाली नहीं कर रहा, ठीक है, और ना मेरा रेंट दे रहा है। ठीक है, मैंने सूट फाइल कर दिया था। ठीक है, सूट फाइल करने के बाद कोर्ट ने देखा, दोनों तरफ से बहस हुई, दोनों तरफ के विटनेस दिए गए, दोनों तरफ के एविडेंस मिल गए कोर्ट को। कोर्ट ने डिक्री पास किया कि भाई ये प्रॉपर्टी सुजीत का है। ठीक है, हमने एग्जीक्यूट करके वो प्रॉपर्टी ले ली। अब यहाँ पे डिक्री पास हो गया तभी तो वो मेरे को प्रॉपर्टी मिला है ना। अगर वो मामला अभी चल रहा होता, ठीक है, डिक्री से एक स्टेप हम पीछे आते हैं। ठीक है, अभी तक हमारे पास कोर्ट में हमने एविडेंस ही फाइल किया है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि मेरा जो भाड़ोतरी है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी लेके भाग जाएगा या बेच देगा। ठीक है, ड्यूरिंग लिटिगेशन, तो मैं कोर्ट को क्या करूंगा, कोर्ट को अप्रोच करके बोलूंगा कि सर मेरा जो प्रॉपर्टी है, मुझे ऐसा सुनने में आया है कि ये किसी को बेच के भागने वाला है। तो अगर ये भाग जाएगा बेच के, तो मेरा प्रॉपर्टी किससे लूंगा मैं, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो आप ऐसा करिए, उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लीजिए। ठीक है, अगर कोर्ट को रीजनेबल सस्पेंशन लगेगा, सस्पिशन कि हाँ ये बंदा ऐसा लग रहा है कि ये बेच के भाग जाएगा, तो कोर्ट उसको सीज कर लेगा, अटैच कर लेगा। अब अटैच कर लेगा तो उस प्रॉपर्टी का देखभाल के लिए कोई बंदा चाहिए ना, अगर उसके घर में बकरी हो, कुत्ते हो तो। ठीक है, कोई ऐसा मतलब मटेरियलिस्टिक चीज हो जिसका नुकसान हो सकता है, तो ऐसे परिस्थिति में कोर्ट रिसीवर अपॉइंट करेगा। ठीक है, अरे मैं कहाँ गया यार, ये ऑर्डर 14 समझाने लगा वापिस से। ठीक है, सॉरी। हाँ, तो मान के चलिए डिक्री पास हो और रिसीवर अपॉइंट कर दिया। ठीक है, रिसीवर अपॉइंट करने के बाद जो है दोनों तरफ की दलीलें हुई, जजमेंट पास हो गया, डिक्री पास हो गया। तो सबसे पहले आप कहाँ गए थे, सबसे पहले गए थे आप लोअर कोर्ट में। ठीक है, लोअर कोर्ट में, स्मॉल कॉज कोर्ट मान लीजिए, स्मॉल कॉज कोर्ट में आप गए थे आपके प्रॉपर्टी का मैटर लेके। ठीक है, अब यहाँ पे जो जजमेंट आया है आप उसे सेटिस्फाई नहीं है,
ठीक है, तो सबसे पहला कोर्ट जो होता है वो जो डिक्री पास करता है उसको बोला जाता है ओरिजिनल डिक्री। ठीक है, हमेशा याद रखना। तो हमने स्मॉल कॉज में मैटर डाला था क्योंकि मेरा जुरिस्डिक्शन उस कोर्ट में था, ठीक है, और लोएस्ट कोर्ट वही है उस मैटर को देखने के लिए, तो मैंने स्मॉल कॉज में लगाया। अब स्मॉल कॉज में जो ऑर्डर आया मैं उसको अपील में जाना चाहता हूं, तो मैं जाऊंगा ऑर्डर 41 में, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। ठीक है, अब मान के चलिए मैंने स्मॉल कॉज के ऑर्डर को चैलेंज कर दिया जूनियर डिवीजन में, ठीक है, सेशन कोर्ट में, सिटी सिविल जूनियर डिवीजन। ठीक है, अब मान के चलिए हमने जूनियर डिवीजन में डाल दिया, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हम अपील में आए हैं। ठीक है, किसके ऑर्डर का, स्मॉल कॉज के ऑर्डर का। तो स्मॉल कॉज के ऑर्डर को जब हम अपील में आते हैं जेडी के पास, अब मान के चलिए जूनियर डिवीजन जज ने भी आपके खिलाफ ही आदेश दे दिया, ठीक है, जजमेंट दे दिया, तो अब आप क्या करोगे, तो अब आप जाओगे हाई कोर्ट। ठीक है, ये जूनियर डिवीजन के अगेंस्ट आप जाओगे हाई कोर्ट। तो जब आप हाई कोर्ट जाते हो तो किसके ऑर्डर के अगेंस्ट जा रहे हो, जूनियर डिवीजन के अगेंस्ट। ठीक है, तो जूनियर डिवीजन कौन हो गया, यहाँ पे अपेलेट हो गया। क्यों, क्योंकि आपने स्मॉल कॉज के ऑर्डर को चैलेंज किया था ना सिटी सिविल में। ठीक है, अब सिटी सिविल ने ऑर्डर दिया तो ये हो गया अपेलेट ऑर्डर। अब अपेलेट ऑर्डर को जब आप अपील में वापिस जाओगे तो ऑर्डर 42 बात करता है इसके बारे में। ठीक है, अपील फ्रॉम अपेलेट डिक्री। समझ में आया, ये थीन लाइन है। ठीक है, ओरिजिनल डिग्री का मतलब है पहला कोर्ट का जो ऑर्डर था आपने उसको अपील में जाना है तो 41 में जाओ। अगर आपके अपील में गए थे आप उस ऑर्डर के खिलाफ लेकिन आप वहां पे भी हार गए, ठीक है, तो अब आप उसके ऊपर के कोर्ट में जाओगे तो फिर अपेलेट फ्रॉम अपील हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। तो ऑर्डर 42 में बोलता है कि अगर आपके पास अपील में भी गए थे और हार गए तब फिर आपको अपील में जाना है ऊपर के कोर्ट में, तो आप ऑर्डर 42 में जा सकते हो। समझ में आया ये, इसे रिपीट करता हूं। ऑर्डर 41 बोलता है अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री। ठीक है, ओरिजिनल डिग्री का मतलब होता है फर्स्ट कोर्ट जो आप अप्रोच किए थे जहां पर, ठीक है, जिसका जुरिस्डिक्शन बनता था आपके उस सिविल डिस्प्यूट के लिए, उसने जो डिग्री पास किया है, अगर उस डिग्री को चैलेंज करना है ऊपर के कोर्ट में तब आप अपील करोगे। अपील करोगे ना ओरिजिनल डिग्री के लिए तो फिर आप ऑर्डर 41 में जाओगे। ठीक है, अब मान के चलिए आपने अपील में गए ओरिजिनल डिग्री के, लेकिन अपील में भी गए तो आप हार गए। ठीक है, तो अब आपको फिर उससे ऊपर के कोर्ट में जाना है, तो इसको बोला जाता है अपेलेट डिग्री के लिए अपील में जाना। ठीक है, क्योंकि अपेलेट कोर्ट ने आपके डिग्री को वापिस से वही दे दिया। ठीक है, और फिर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर आपको अपील में जाना है। तो ऑर्डर 42 बात करता है अपेलेट डिग्री के लिए अगर आपको अपील में जाना है वापिस से तब आप जो है 42 में जा सकते हैं। अब समझ में आया। ऑर्डर 41 में अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री था, मैंने आपको बता दिया। ऑर्डर 42 में अपेलेट डिग्री अगर कोई आया है और उससे भी आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप फिर से अपील में जा सकते हो, तो उसके लिए ऑर्डर 42 में प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, ऑर्डर 43 में बताया गया है अपील फ्रॉम ऑर्डर। मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई कोई भी ऑर्डर होता, ये जजमेंट होता है और डिक्री होता है, वो कोर्ट के कंक्लूजन के बाद आता है। ठीक है, मतलब सब कुछ हो जाता है तब कोर्ट जजमेंट और डिक्री पास करता है। ऑर्डर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जब कोई भी सिविल डिस्प्यूट चलता है, ठीक है, इन बिटवीन कुछ ऐसे परिस्थिति आता है जहां पे कोई फॉर्मल डिसीजन लेना होता है कोर्ट को। ठीक है, तो फॉर्मल डिसीजन जो कोर्ट का होता है उसको बोला जाता है ऑर्डर। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर मेरा प्रॉपर्टी विवाद था, ठीक है, भाड़े का वो पैसा नहीं दे रहा था। ठीक है, कोर्ट ने बोला कि भाई जब तक ये डिस्प्यूट चल रहा है आप सुजीत को भाड़ा दोगे। ठीक है, डिस्प्यूट खत्म होने के बाद देखेंगे कि किसका प्रॉपर्टी है। अभी फिलहाल आप रेंट पे रह रहे थे तो इसको भाड़ा देना होगा। तो ये जो कोर्ट ने कहा ये क्या है, ये ऑर्डर है। ठीक है, ऑर्डर, जजमेंट और डिक्री में फर्क इतना है, ऑर्डर ड्यूरिंग लिटिगेशन पास किया जा सकता है, जजमेंट आफ्टर ट्रायल होता है। ठीक है, ट्रायल खत्म हो गया फिर जजमेंट पास होगा। जजमेंट इन शॉर्ट होता है, ठीक है, कि जज क्यों उस कंक्लूजन पे आया, ये होता है जजमेंट। ठीक है, उसमें सिर्फ राइट डिसाइड किए जाते हैं कि भाई कोर्ट ने किसको सही पाया और किसको गलत पाया।
अब जब विस्तार से बताएगा कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है सुजीत को जाता है, क्यों जाता है, कैसे जाता है, किस लिए जाता है, ये पूरा जब दिया जाता है इसको बोला जाता है डिक्री। ठीक है, तो ऑर्डर होता है इन बिटवीन, जजमेंट होता है लास्ट में, लेकिन वो इन शॉर्ट होता है, और उसके बाद जो पास होता है डिटेल्ड में उसको बोला जाता है डिक्री। ठीक है, तो ये होता है ऑर्डर, डिक्री और जजमेंट। तो यहाँ पे ऑर्डर 43 बोलता है कि कोई भी कोर्ट ने अगर ऑर्डर पास किया है, तो अगर आपको लगता है कि ऑर्डर वो जो है गलत ऑर्डर पास कर दिया गया है, तो आप उस ऑर्डर को भी चैलेंज कर सकते हो ऊपर के कोर्ट में। ठीक है, तो उसके लिए अपील का प्रोविजन 43 में बताया गया है। ठीक है, ऑर्डर 44 में बात किया गया है अपील बाय इंडिजेंट पर्सन। इंडिजेंट पर्सन का केस सरकार लड़ रहा था, अब जरूरी थोड़ी है कि सरकार जीत जाए, सरकार हार गया। ठीक है, तो अब वो इंडिजेंट पर्सन जो है उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है ऊपर के कोर्ट में जाके। ठीक है, तो उसको अपील में अगर जाना है किसी भी इंडिजेंट पर्सन को, तो ऑर्डर 44 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके बाद है अगला ऑर्डर 45, अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। किसी भी कोर्ट से अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो यहाँ पे किसी भी कोर्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप लोअर कोर्ट के किसी डिसीजन को सीधा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हाई कोर्ट तक आना ही होगा। तो कुल मिला के ये समझना है कि अगर हाई कोर्ट में आप गए कोई भी सिविल मैटर लेके और आप वहां पे सेटिस्फैक्टरी जजमेंट नहीं पाते हो, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो, अपील में जा सकते हो। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। इसके बारे में प्रावधान किया गया है ऑर्डर 45 में, जो बताता है कि किसी भी हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाया जा सकता है। ठीक है, ऑर्डर 46 बात करता है रेफरेंस का। रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी लोअर कोर्ट अगर किसी लॉ के ऊपर फंस जाता है, उनको लगता है कि भाई यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो वो रेफरेंस लेंगे किससे? हाई कोर्ट से, ऊपर के कोर्ट से। ठीक है, तो जब ऊपर के कोर्ट से कोई ज्ञान वर्धन करता है लोअर कोर्ट, उनसे कोई सजेशन लेता है, तो उसको बोला जाता है रेफरेंस। इसके बारे में प्रावधान किया गया है ऑर्डर 46 में। ठीक है, ऑर्डर 47 बात करता है रिव्यू के बारे में। रिव्यू का मतलब क्या होता है कि कोई भी कोर्ट जब कोई डिसीजन लेता है, जजमेंट पास करता है, और सामने वाले को लगता है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा मतलब जो डिसीजन लिया गया है, यहाँ पे प्रोसीजरल मिस्टेक हुआ है या कहीं पे एरर किया गया है, तो आप कोर्ट से उनको, उसी कोर्ट को, ठीक है, आप बोल सकते हो कि सर आप इस ऑर्डर को वापस से रिव्यू करें, पुनर्विचार करें, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ करेक्शन की जरूरत है। ठीक है, अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ सही में यहाँ पे कोई टेक्निकली एरर हुआ था या प्रोसीजरल एरर हुआ था, तो कोर्ट उसको करेक्ट भी कर सकता है, नहीं तो कोर्ट कैंसिल कर देगा, रद्द कर देगा कि नहीं भाई मुझे रिव्यू नहीं करना है, रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो रिव्यू के बारे में 47 में बताया गया है। ऑर्डर 48 में मिसलेनियस है। मिसलेनियस का मतलब नोटिस कैसे भेजा जाएगा, आगे का प्रोसेस कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो प्रोविजन है वो ऑर्डर 48 में दिया गया है। ठीक है, ऑर्डर 49 में दिया गया है अगर कोई भी हाई कोर्ट का ये मतलब जो है ना, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, तो ये मतलब उस जमाने के लिए था 49 में, क्योंकि ये 1908 का है ना, हमारे आजादी से पहले का ये कानून है। ठीक है, सीपीसी। ठीक है, तो उस टाइम पर ना चार्टर्ड होते थे बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता और मद्रास, ये 3-4 ही कोर्ट हुआ करते थे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उस समय के लिए ऑर्डर 49 में कुछ प्रोविजन दिए गए थे, उसके बारे में 49 में दिया गया है। ठीक है, ऑर्डर 50 में प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट के बारे में है। स्मॉल कॉज के बारे में बताया ना कि छोटा मोटा अगर कोई मैटर है, ठीक है, सिविल डिस्प्यूट है, तो स्मॉल कॉज कोर्ट में जाया जा सकता है, तो उसके बारे में प्रावधान किया गया है ऑर्डर 15 में। ऑर्डर 51 में बताया गया है प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट अप्लाई सीपीसी विद मॉडिफिकेशन टू द प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट। इसके बारे में प्रावधान आपके ऑर्डर 51 में किया गया है। तो 51, 50 और 49, ठीक है, ये उस टाइम के लिए ही था जब प्रोविंस था ना, क्या बोलते थे उस पे आप, मतलब साम्राज्य बोलते थे उस टाइम पर। ठीक है, तो उस टाइम के लिए था, हालांकि अभी इसका कोई इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। ठीक है, स्मॉल कॉज का है क्योंकि जो छोटे मोटे मैटर होते हैं वो आज भी स्मॉल कॉज कोर्ट में ही जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑर्डर 1 से ऑर्डर 51 तक।